मध्य अरुणाचल की यात्रा के प्रथम भाग में हमने गुवाहाटी से यिंक्योंग तक की यात्रा का विवेचन किया था। यिंक्योंग अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट की राजधानी है। 200 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित इस शहर की अपनी सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विशेषताएं हैं। आदि, खंबा, मिश्मी एवं मेंबा ट्राइब से वेष्टित यिंक्योंग को पूर्व उत्तर भारत की प्राचीनतम वास्तु माना गया है। वर्तमान काल में यहाँ क्रिश्चियन धर्म का प्रभुत्व है एवं यहाँ पे स्थित डिवाइन मर्सी चर्च का अधिकार सर्वमान्य है। वार्षिक आयोजित सेंट मैरी फीस्ट का अनुभव लेने यहाँ बहुसंख्य में लोग उपस्थित होते हैं। किंतु यदि आप यहाँ के ट्राइबल संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं तो यिंक्योंग को यहाँ के वार्षिक ट्राइबल फेस्टिवल्स जैसे लोसर, खंबा एवं रे के समय अवश्य भेंट दें। यिंक्योंग से मोलिंग नेशनल पार्क निकट है। 500 स्क्वायर किलोमीटर पे वेष्टित यह अभयारण्य अति दुर्लभ पशु प्राणी एवं वन जीवन से वेष्टित है। यहाँ स्थित नृबुंग एवं दिबंग वाटरफॉल मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। यिंक्योंग शहर के उत्तर में गांधी ब्रिज है जो सामने की घाटी में स्थित मोइंग के निकट विराम होता है। इसकी नींव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने रखी थी, जिस कारण सामने के पहाड़ी पर स्थित तुतिंग गेलिंग इन ग्रामों से यिंक्योंग का संपर्क सुलभ बने। इस ब्रिज पूर्व यात्रियों को तुतिंग की पहाड़ी अवरोहण कर यिंक्योंग आरोहण करना पड़ता था, जो अत्यधिक कष्टदायक था। प्रायः यह फुटओवर ब्रिज था जिसे अब मोटरेबल बनाया जा रहा है। यिंक्योंग पेमाक को इस अद्भुत एवं रहस्यमय वास्तु के भेंट प्रति स्टार्टिंग पॉइंट या बेस माना जाता है। पेमाक को यह वज्रायन बुद्धिज्म एवं भारतीय प्राचीन योगिनी तंत्र से संबंधित एक रहस्यमय घाटी है, जिसका वर्णन कहीं प्राचीन तंत्र एवं वज्रायन के साहित्यों में पर्याप्त है। पेमाको शब्द का अर्थ है कमल सदृश और माना जाता है इस घाटी का आकार वज्र योगिनी के दिव्य शरीर स्वरूप या सीक्रेट ज्योमेट्री के समान है। वज्र योगिनी को तिब्बत में देवी दोर्जे फैंगमो से संबोधित किया जाता है। इनका शीर कांगरी कांगपो से ग्रहित है। वक्ष नामचा बरवा एवं ग्याला पेरी इन स्थलों द्वारा ग्रहित है। इस प्रकार दिव्य योगिनी के नाभि तक का ऊर्ध्व भाग तिब्बत में स्थित है। योगिनी का अधोभाग पेमाको घाटी के केंद्र में स्थित यांगसंग में माना जाता है। यह भौगोलिक केंद्र अरुणाचल के अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट अर्थात भारत में वेष्टित है। सियांग नदी एवं यांगसेंग इनके संगम पे स्थित इस घाटी के मध्य में देवकोट पर्वत स्थित है, जिसे तंत्र में दाकिनी का संग्रहण स्थल माना जाता है। पर्वत के आवास में दुर्लभ पुष्प एवं दिव्य औषधियों का अस्तित्व है, जिनका विवेचन तिब्बतियन साहित्य एवं आगमों में वर्णित है। इस त्रिकोणाकार योनि सादृश्य अद्भुत घाटी को योगिनी तंत्र एवं वज्रायन का आध्यात्मिक पीठ माना गया है। गुरु रिनपोचे के शब्दों में यह हिमालय के 108 गुप्त वादियों में से एक है, जहां तपस्वी और योगिनी शक्त तंत्र साधना में विलीन है। इस घाटी को प्रायः तुतिंग से आगमन किया जाता है, जो तिब्बत से निकट स्थित है। किंतु यिंक्योंग से पथ अत्यंत दुर्लभ सुंदर पुष्पों से वेष्टित है, जिसे हिडन वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। यह घाटी वर्तमान काल तक सुरक्षा कारणों के वजह से यात्रियों के लिए निलंबित थी, किंतु वर्तमान में भारत सरकार ने इको पर्यटन हेतु यहाँ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रदान किया है। इस दुर्लभ वर्णित वज्र योगिनी क्षेत्र का कोई स्थानिक भौगोलिक अस्तित्व नहीं है, किंतु यह त्रिकोण साधक गणों के तर्क से परिचय सादृश्य माना जाना चाहिए। पेमाको का पथ अत्यंत कठिन है और इसे वर्ष के कुछ समय में ही अवगत किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश हमारे आगमन पूर्व वर्षा वृष्टि अत्यंत होने के कारण एवं गाइड पोर्टर की उपलब्धि ना होने के कारण हमें यह विचार निलंबित करना पड़ा। आयुर्वेद में वर्णित दिव्य वनौषधि के जिज्ञासु, योगिनी तंत्र साधना में रुचिप्रत एवं वज्रायन के साधकों के प्रति इस सूचना से सहायता प्राप्त होगी, ऐसी मैं आशा अवश्य करता हूँ। यिंक्योंग के होटल लिबांग में अनुभवित अत्यंत कठिन रात्रि पश्चात हम प्रातः 6 बजे पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार तुतिंग यात्रा के लिए संपन्न थे। होटल लिबांग के निकट स्थित एक छोटे से भोजनालय में हमने प्रातः न्याहारी का उपभोग लिया। इसी आवास में एक पाठशाला है। मैंने कुछ समय यहाँ के शिक्षकों से वार्तालाप कर इस क्षेत्र के ट्राइबल जीवन के विषय में ज्ञान अर्जन करने का प्रयास किया।
यिंक्योंग नगर से हमने 9 बजे तक प्रयाण किया। तुतिंग तक की कठिन यात्रा पूर्व हमें हमारे टायर के पंक्चर की व्यवस्था करनी थी। जैसे मैंने पूर्व भाग में वर्णित किया था कि आज विश्वकर्मा विसर्जन दिवस था और कोई भी तांत्रिकी व्यवस्था कार्यरत नहीं थी। भाग्य से हमें नगर के बाहर एक दुकानदार के विषय में सूचना मिली, जिसने अपने मित्र की सहायता के लिए अपनी दुकान को कुछ समय के लिए कार्यरत किया था। हमने उसे अनुरोध करने पर उसने हमारी सहायता की। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे एवं पर्यटकों प्रति सहाय भाव रखते हैं। टायर समाधान उपरांत हम नेबू ब्रिज की ओर बढ़े। मन में यह चिंता थी कि पूर्व रात्रि के घटित लैंडस्लाइड का शालन हो मार्ग कार्यरत हुआ होगा या नहीं। सौभाग्य से मार्ग कार्यरत था। हम नेबू ब्रिज पार कर यिंक्योंग के सामने स्थित पहाड़ी अवरोहण करने लगे। यह मार्ग मोइंग के पूर्व 15 किलोमीटर कारको ग्राम में विलीन होता है। आलो शहर से यिंक्योंग निकट नेबू ब्रिज द्वारा तुतिंग का यह मार्ग शॉर्टकट है, जो जेंगिंग को बाईपास करता है। इस मार्ग की सूचना गूगल मैप्स में दर्ज नहीं है, यात्री इसे अवश्य ध्यान रखें। मोइंग से तुतिंग का लगभग 160 किलोमीटर का यह मार्ग पुगिंग, जैनबो, मैलिंग, मिगिंग, एमिंग जैसे सुंदर ग्रामों से वेष्टित है। यह मार्ग अत्यंत सूक्ष्म एवं कठिन है, जो संलक्षण मिट्टी, धारदार पत्थर एवं असंख्य बड़े छोटे वाटरफॉल से लिप्त है। वाटरफॉल की संतत प्रक्षालित जलधारा से मार्ग अत्यंत स्लिपरी हो वाहन के बह जाने का अथवा मिट्टी में फंस जाने का भय रहता है। चाइना बॉर्डर को नमन करते इस मार्ग पर भारतीय सेना के वाहनों का प्रायः मार्गक्रमण अधिक है और इस कारण इस तंग मार्ग पर वाहन आमने सामने आने से अत्यधिक कठिनता होती है एवं कुशलता पूर्वक वाहन का चालन करना अपेक्षित है। मार्ग में आपको कभी भी लैंडस्लाइड का अनुभव हो सकता है। यह मार्ग चक्राकार और अत्यंत घने वन जीवन से वेष्टित है। इस कारण सामने से आने वाले वाहन का आभास रखना अनिवार्य हो जाता है। हम सावधानी से समय समय पर यात्रा विरम कर इन सुंदर ग्राम एवं घने वन जीवन का आनंद लेते हुए मध्याह्न के 2 बजे जैनबो पहुंचे। हमने कुछ विश्राम कर फिर से हमारी यात्रा आरंभ की। यहां से तुतिंग 90 किलोमीटर के अंतर पे था। अब मार्ग और पथरीला और तंग होने लगा था। दर्शकों को यह ज्ञात हो कि मोइंग से तुतिंग तक का मार्ग यह छोटी छोटी पहाड़ियों को आरोहण अवरोहण कर अवलंब करना पड़ता है। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी को सियांग नदी पे बने पुल से मार्गक्रमण किया जाता है। ऐसी ही कई पुल पार कर हम शाम के 4 बजे एमगिंग पहुंचे। यहाँ पुल के पास एक अत्यंत सुंदर दृश्य से वेष्टित छोटा सा भोजनालय है। हमने यहाँ थोड़ा विश्राम कर हमारे अंतिम 50 किलोमीटर की यात्रा का आरंभ किया। वाहन की गति इन कठिन मार्ग पर 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहने वाली थी और हमें न्यूनतम 4 से 5 घंटे का समय तुतिंग आगमन तक अपेक्षित था। यात्रा से अब थकान और मार्ग की कठिनता से शारीरिक यातना अनुभूत होने लगी थी। सूर्य प्रकाश लुप्त होना एवं घना जंगल, इन कारणों से तम का आवास प्रस्थापित हो गया था और दृष्टि निम्न। यह एक संकेत था कि हमें इन पहाड़ियों में सूर्यास्त होने के पूर्व हमारे लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए।
अन्यथा इन मार्गों पे सहायता प्राप्त होना एवं दुर्घटनाग्रस्त होना अत्यंत सुलभ है। वाहन की गति इन कारणों से अब 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा प्रस्तावित थी। रात्रि के 9 बजे हमें दूर कुछ प्रकाश अनुभूत हुआ। यह देख हमें अत्यंत आनंद व्यक्त होने लगा। तुतिंग बस 5 किलोमीटर पे ही स्थित था, परंतु इस 5 किलोमीटर के अंतर को भी हमें 1 घंटा प्रदान करना पड़ा। अंततः हम 10 बजे तुतिंग पहुंचे। दर्शक ये जान ले कि तुतिंग में निवास प्रति कोई होटल की सुविधा नहीं है। एकमात्र भारत सरकार का सर्किट हाउस है जहां निवास प्रति लिखित पूर्व अनुमति अपेक्षित है। हमारे पास ये नहीं थी। हमने फिर भी सर्किट हाउस को भेंट दे वहां के प्रशिक्षकों से याचना की। जैसे मैंने पूर्व भाग में कहा था कि यहाँ के प्रशिक्षक अत्यंत सहायता प्रदान करने वाले हैं। उन्होंने हमें एक कमरा प्रदान किया और यह सूचना दी कि अगले दिवस हम डिस्ट्रिक्ट अधिकारी के कार्यालय से लिखित अनुमति लें। उन्होंने हमारे भोजन की भी व्यवस्था की। हमने चेक इन कर शीघ्र स्नान उपरांत भोजन किया। यात्रा थकान से हम त्वरित शयनाग्रस्त हो गए। तुतिंग यह अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट का एक महत्वपूर्ण नगर है। यह अति सुंदर जलाशय, हिम शिखर एवं घना वन जीवन से लिप्त है। 1962 के भारत चीन युद्ध उपरांत यहाँ भारतीय वायुसेना का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड प्रस्थापित किया गया है। आदि समूहों के लोग प्रायः यहाँ वास करते हैं, जो वर्तमान काल में भी अपने पारंपरिक दोनी पोलो धर्म का अवलंबन करते हैं। तिब्बत से निकट होने के कारण यहाँ वज्रायन बुद्धिज्म का भी प्रभुत्व है, जो यहाँ स्थित प्राचीन गोम्पाओं से निर्दिष्ट होता है। किंतु बुद्धिज्म आत्मसात करने वाले बहुतांश लोग खंबा समूहों के हैं, जो हिंगना लिपि का अवलंब करते हैं। यह लिपि तिब्बतियन लिपि के समान है। यह मान्यता है कि खंबा जनजाति अरुणाचल के तवांग से स्थलकरण कर यहाँ स्थित हुई। यह प्रायः तिब्बतियन बुद्धिज्म ही आचरण करते थे, किंतु 1962 पश्चात तिब्बत से संबंध भंग होने के कारण इन पर यहाँ पे स्थित आदि समूह का प्रभाव हुआ और उन्होंने यहाँ के दोनी पोलो धर्म के कई आचरणों को आत्मसात किया। तुतिंग का जनजीवन इसी कारण ग्राम के कई गोम्पास से प्रभावित है, जिनका कार्यभार बुद्धिस्ट लामा संभालते हैं। हर घर के बाहर आपको बुद्धिस्ट पिलर फ्लैग दृष्ट होंगे। यहाँ के मुख्य फेस्टिवल्स है लोसर और तिब्बतियन न्यू ईयर। तुतिंग को देवी दोर्जे फैगमो का अत्यंत दिव्य स्थान माना जाता है। तुतिंग शब्द की तिब्बतियन भाषा में निरुक्ति तू यानी योनि एवं तिंग यानी अत्यंत भीतर ऐसा करते हैं, अर्थात यह देवी के अत्यंत ऊर्जात्मक केंद्र का स्थान है। इसी कारणवश तुतिंग यह पूर्व वर्णित पेमाको सर्किट का अभिन्न अंग है। पेमाको जोन में स्थित तुतिंग सिंगा ट्रेक अद्भुत दृश्यों से मंत्रमुग्ध करने वाला है। इस पथ में स्थित देवकोटा मोनेस्ट्री यह वज्रायन अध्यात्म एवं योगिनी तंत्र का केंद्र है। तंत्र साधक एवं वन्य जीवन प्रेमी इस दुर्लभ घाटी का आनंद एवं आध्यात्मिक अनुभव अवश्य लेंगे, ऐसा अनुरोध मैं रखता हूँ। तुतिंग से 30 किलोमीटर पर गेलिंग है, जो भारत तिब्बत सीमा का अंतिम मोटरेबल ग्राम है। गेलिंग से कुछ अंतर पर भारत का अंतिम ग्राम बिशिंग है, जिसे भेंट देने के प्रति कठिन राह से पादातरण करना पड़ता है। दर्शक ये ज्ञात रखें कि अरुणाचल के सर्व डिस्ट्रिक्ट के भेंट प्रति आपको ILP की आवश्यकता होती है। आप इसे सुलभता से ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। बॉर्डर के ग्रामों के भेंट प्रति यह अत्यंत आवश्यक है। हम प्रातः न्यारी कर 8 बजे प्रयाण हेतु सज्ज थे। आज का दिवस हमारा निवास तुतिंग में ही था। हमने प्रथम गेलिंग ग्राम को भेंट देने का निर्णय लिया। हम तुतिंग के चेकपोस्ट से अनुमानतः 10 बजे गेलिंग मार्ग पर थे। यह मार्ग अत्यंत चक्राकार है, जो पूर्णतः एस्फाल्ट रचित है। यहाँ भारतीय सेना के वाहनों का मार्गक्रमण होता है। हम मार्ग का आनंद ले अनुमानतः 11 बजे गेलिंग ग्राम पहुंचे। गेलिंग यह अत्यंत सुंदर मॉडल विलेज है, जो प्रायः बुद्धिज्म आचरण करने वाले समुदाय से वेष्टित है।
हमने अपना वाहन एक जगह पार्क कर इस ग्राम के प्रति ज्ञान अर्जन करने का निर्णय लिया। हम खोज आसक्त ही थे कि एक आईटीबीपी के अधिकारी ने हमें संबोधन कर हमारे प्रमाण और पहचान पत्र की याचना की। प्रमाण संतुष्टि उपरांत उन्होंने हमें यह ज्ञात कराया कि इस ग्राम में हम किसी भी निवासी के सहयोग बिना भ्रमण नहीं कर सकते। ऐसा करने से यहाँ के लोग क्रोधित हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में वे हमारी सहायता नहीं कर पाएंगे। सेना और पुलिस यहाँ की निजी समस्या एवं जनजीवन में हस्तक्षेप नहीं करती। हमें अधिकारी ने यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर अथवा ग्राम के सरपंच से मिलने की सूचना दी, जिस द्वारा हम उनकी अनुमति अथवा किसी ग्राम निवासी के सहायता से ग्राम का अनुभव ले सके। वन्य अधिकारी का घर कुछ अंतर पर था और सरपंच का निकट। हमने सरपंच के घर को भेंट देने का निर्णय लिया। आज 4 दिवसों के कठिन यात्रा के उपरांत प्रथमतः हम यहाँ के ट्राइबल संस्कृति एवं जनजीवन से प्रत्यक्ष परिचित होने वाले थे, किंतु इस मनोरंजक यात्रा का विवेचन मैं इस डॉक्यूमेंट्री के अग्रता भाग में करूंगा। आशा करता हूं कि अद्भुत अरुणाचल के इस द्वितीय भाग प्रस्तुति से आपका ज्ञान अर्जन एवं मनोरंजन हुआ होगा। गेलिंग ग्राम के इस सुंदर दृश्य के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। अगले भाग में आपसे पुनः मिलूंगा। धन्यवाद।